नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार शुक्ला। ये जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर, ये तस्वीर आपने अक्सर देखी होगी। जब मैं भी स्कूल में था, जब मैं कॉलेज में आया, जब मैं भी गूगल वगैरह चलाना शुरू किया, मोबाइल वगैरह चलाना शुरू किया, तो जब भी आप गूगल में स्पाई, जासूस या रॉ इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई इस टाइप की जब चीज देखेंगे तो आपको ये तस्वीर हमेशा देखने को मिलती है। कौन है ये शख्स? ये तस्वीर लगातार क्यों नेट में घूमती रहती है? अभी हाल ही में मूवी आई थी सलमान खान की, एक था टाइगर और टाइगर अभी जिंदा है। उस समय भी ये जो फोटो है ट्रेंडिंग में आ गई थी। आखिर कौन है ये शख्स? क्यों इनकी तस्वीर लगातार नेट में देखने को मिलती है? और जब भी आप जासूसी की दुनिया की बात करेंगे तो ये तस्वीर आपको हमेशा देखने को मिलेगी ही मिलेगी। इन शख्स का नाम है रविंद्र कौशिक। एक तो इनकी ये आइडेंटिटी हो गई कि इनका नाम है रविंद्र कौशिक। अब सवाल आता है कि भाई आखिर इन्होंने ऐसा क्या किया था कि इनकी तस्वीर जासूसी की दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। इनके जासूसी के जो किस्से हैं दुनिया में बहुत मशहूर हैं, और जो जासूस होते हैं, जो देशभक्त होते हैं, जो हमारे जवान होते हैं, वो इनको भगवान से कम नहीं मानते हैं। आज मैं पूरी स्टोरी बताने वाला हूं रविंद्र कौशिक जी के बारे में कि इनका जन्म कहां पर हुआ था, किस प्रकार से ये इन्होंने पढ़ाई की, और आखिर कैसे रॉ में भर्ती हुए, रॉ ने इनको कहां कहां भेजा, और क्या ऑपरेशंस हुए, क्या इन्होंने किया देश के लिए, अंत में इनके साथ क्या हुआ, और अंत में इनकी मृत्यु कैसे हुई। ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। बहुत ही मोटिवेशन वाली स्टोरी है, क्योंकि याद रखिएगा, हम हिंदुस्तान में आज मैं जहां से भी खड़े होकर वीडियो बना रहा हूं, आप जहां से भी बैठ के वीडियो देख पा रहे हैं, हम खुश हैं, हम सारे त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, आसानी से घरों में रहते हैं, मस्ती करते हैं, घूमने जाते हैं, होटल्स में खाना खाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इस कारण से संभव हो पाता है क्योंकि ठीक उसी वक्त जब मैं म्यूजिक सुन रहा होता हूं, मैं फिल्म देख रहा होता हूं, मैं अच्छे वीडियोस देख रहा होता हूं, मैं खाना खा रहा होता हूं, मैं फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा होता हूं, मैं शादियां अटेंड कर रहा होता हूं, ठीक उसी समय देश का कोई जवान सरहद पे खड़ा है छाती तान के। क्यों? उसको कोई शौक नहीं है कि उसको गोली सीने में लगे। वो सिर्फ इस कारण से खड़ा है ताकि उसके खड़े होने से देश में शांति बनी हुई है। ठीक उसी समय देश का कोई शख्स जासूस बनकर दुनिया के हर एक देश में घूम रहा है इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और वो इंफॉर्मेशन सिर्फ इस कारण से महत्वपूर्ण है। इंफॉर्मेशन इस कारण से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो जो इंफॉर्मेशन है वो देश को सुरक्षित कर सकती है। बहुत ही जासूसी के फेमस किस्से हैं। देशभक्ति की जो पराकाष्ठा होती है, जो पीक होता है, वो है रविंद्र कौशिक साहब। आज मैं उन्हीं के बारे में जानकारी आपको दूंगा। मुश्किल से 10 से 12 मिनट या 15 मिनट का वीडियो होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। इससे आपको देशभक्ति की सीख मिलती है कि हमें किस लेवल की देशभक्ति हमारे अंदर होना चाहिए, किस लेवल का जुनून हमारे अंदर होना चाहिए देशभक्ति के लिए, देश के लिए और मातृभूमि के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार शुक्ला। स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। हमारी ये नई सीरीज है इतिहास के पन्नों से, और इतिहास के पन्नों की जो सीरीज होगी, वीडियो सीरीज, इसमें नई नई जानकारी आपको देता रहूंगा, नई इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। कोई और वीडियो आप चाहते हैं, वीडियो में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बता दीजिएगा। अगर मुझे उसके बारे में जानकारी होगी तो वीडियो बना दूंगा, नहीं होगी तो पढ़ के इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को फेसबुक में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, जहां जहां संभव हो पाए आप इसको शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर में रविंद्र कौशिक साहब का जन्म हुआ था। ये 4 भाई बहन थे। इनके पिताजी आर्मी में, एयरफोर्स में अधिकारी थे। ये जो इनका जब जन्म हुआ वहां पर इनको एक्चुअली है क्या, पिताजी ऑलरेडी एयरफोर्स में थे तो देशभक्ति वाला माहौल तो घर में रहता ही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब ये स्कूल कर रहे थे, स्कूल के बाद जब कॉलेज कर रहे थे, तो उस समय लगातार थिएटर में भी काम करते थे। थिएटर में काम करने का शौक था, एक्टिंग अच्छी करते थे, और घर में देशभक्ति का माहौल था। तो लाजमी सी बात है, जब भी रोल प्ले करते थे तो जितने रोल प्ले करते थे उसमें 99% केसेस में देशभक्ति वाले रोल ही प्ले करते थे। और ये भी आप देख सकते हैं कि तस्वीर देखकर देख सकते हैं, ये बड़ी हैंडसम दिखते थे। इनको अपने क्षेत्र का विनोद खन्ना कहा जाता था, और ऐसा कहा जाता था कि अगर फिल्मों में जाएंगे तो निश्चित रूप से लोग इनके दीवाने होने वाले। आप तस्वीर में देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हैंडसम दिखते थे आदरणीय रविंद्र कौशिक साहब। जब इन्होंने कॉलेज पास किया, कॉलेज पास करने के बाद में अलग अलग जगह पर, अलग अलग शहरों में जाते थे और थिएटर में जो रोल होते थे वो प्ले करते थे। 1975 की बात है। 1975 में इनका एक शो था लखनऊ में। लखनऊ में ये एक रोल प्ले कर रहे थे। वो जो रोल प्ले कर रहे थे 1975 में,
उसमें पूरी स्टोरी ये थी कि एक सैनिक को चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया है, उसको टॉर्चर कर रहे हैं और उससे हिंदुस्तान के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। ये बड़ी मार्मिक सी स्टोरी थी। लोगों ने देखा, तालियां बजाई, इनकी एक्टिंग की भयंकर तारीफ की। तारीफ करने के बाद में जो रॉ होती है, जो हमारी खुफिया एजेंसी है, वो याद रखिएगा कि उसमें जो वो भर्ती करते हैं लोगों को, तो पढ़ा लिखा तो होना बहुत जरूरी है ही है, साथ में वो ये भी कोशिश करते हैं वो लोग कि जिसको भर्ती करें उसकी लैंग्वेज में कमांड अच्छी हो, अच्छा एक्टर हो, हर चीज, हर मतलब कोई मैं आगे बोलूं सर्वगुण संपन्न हो, तभी वो एक अच्छा एजेंट बन सकता है। ये कहानी है। रविंद्र कौशिक साहब पर लगातार शुरू से ही रॉ की नजर थी। लगभग कॉलेज के टाइम से 3 साल में जब रोल प्ले करते थे, उसके बाद कॉलेज के बाद भी जब रोल प्ले कर रहे थे, तो रॉ की उन पर नजर थी। जब लखनऊ में उन्होंने पूरा शो कंप्लीट किया तो 2-3 लोग रविंद्र कौशिक साहब के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि आप इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं और कमाल के आप एक्टर हैं और देशभक्त भी कमाल के आप लगते हैं, हमारे पास कुछ काम है, अगर आप करना चाहें तो आप करेंगे क्या? तो बोले हाँ, मैं बिल्कुल, मैं नौकरी की तलाश में हूं और अगर मुझे इसी फील्ड में कोई काम मिलेगा तो इससे अच्छा तो कुछ मेरे लिए नहीं हो सकता। तो इनको कहा गया कि ठीक है, आप एक काम कीजिए, आप दिल्ली आइए और दिल्ली में हम बात करते हैं। बस क्या था, रविंद्र कौशिक साहब कुछ दिनों के बाद पहुंच जाते हैं कहां पर, दिल्ली में। जब दिल्ली में पहुंचे तो मीटिंग हुई इनकी दिल्ली में, और तब रविंद्र कौशिक साहब को बताया गया कि हम रॉ से हैं और रॉ का काम क्या है? रॉ का काम यह है कि देश को सुरक्षित करना, दुश्मन जो हमारे हैं, देश के अंदर बैठे हैं, देश के बाहर बैठे हैं, वो हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रहे हैं, वो सारी साजिशों का पर्दाफाश करना और उनके षड्यंत्र से हमारे देश को बचाना, लोगों को बचाना। रविंद्र कौशिक साहब ऑलरेडी देशभक्त थे ही, साथ में अच्छी एक्टिंग भी करते थे और कमाल के अच्छे इंसान थे। उन्होंने बिल्कुल हाँ कर दिया कि मैं रेडी हूं। रविंद्र कौशिक साहब ने जैसे ही हाँ किया, देन उसके बाद में तुरंत उनको, आप एक और चीज बता दूं मैं आपको यहाँ पर कि जो श्रीगंगानगर है वो पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास का क्षेत्र है, तो ये पंजाबी बड़ी अच्छी बोलते थे। तो एक ये भी प्लस पॉइंट था कि अगर इनको पाकिस्तान भेजेंगे तो पाकिस्तान के वो इलाके जहां पर पंजाबी बोली जाती है वहां पर ये बहुत अच्छे से चीजों को डील कर पाएंगे। रविंद्र कौशिक साहब को उर्दू सिखाया गया, अरबी सिखाया गया, पाकिस्तान में जो इस्लामिक लोग हैं वो कैसे रहते हैं, उनका तरीका कैसा है, कुरान क्या है, वहां के लोकल लीडर्स कौन है, मतलब कुल मिला के हर एक चीज सिखाई गई ताकि वो वहां पर जाके घुल मिल सके। अगर पाकिस्तान में जाना है उनको एज एजेंट, रॉ के एजेंट के रूप में, तो उनको हर इंफॉर्मेशन वहां की होना चाहिए, तभी तो जाके घुल मिल पाएंगे। नहीं तो अगर ये अलग तरीके की एक्टिविटी करेंगे तो लोग पहचान जाएंगे इनको सब कुछ सिखाया गया। सब कुछ सिखाने के बाद में यहां तक कि इनको मुस्लिम बनाया गया था, मुस्लिम नाम दिया गया था। नाम क्या दिया गया था ये मैं बता दूंगा। तो जब मुस्लिम नाम दिया गया था तो इनका खतना भी कराया गया। आपको पता है मुसलमान में, इस्लाम में खतना होता है, इनका खतना भी कराया गया। खतना कराने के बाद में इस पूरे प्रोसेस में लगभग 2 साल के आसपास लगा, पूरे ट्रेनिंग में 2 साल। 1977 में इनको 6-7 देशों में भेजा गया ताकि एक बार ट्रेनिंग और हल्की सी हो सके और इनको थोड़ा और जांच परख ले कि भैया काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। 6-7 देशों में भेजा गया, कुछ छोटे छोटे असाइनमेंट दिया गया। उन्होंने पूरे असाइनमेंट को बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सक्सेसफुली कंप्लीट किया और अब बारी आई कि अब इनको फाइनली पाकिस्तान भेजा जाएगा और लंबे समय के लिए भेजा जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 साल 2 साल 4 साल, इनको एक लंबे समय के लिए भेजा जाएगा। इन्होंने घर में बताया कि भाई मेरी दुबई में नौकरी लग गई है और मुझे दुबई जाना है नौकरी करने के लिए, और इन्होंने घर में झूठ बोला था। और देन इनको इसके बाद में इनको पाकिस्तान भेजा गया और नया नाम दिया गया नवी अहमद शाकिर। नवी अहमद शाकिर इनका नया नाम दिया गया और ये फाइनली पाकिस्तान इनको भेज दिया गया। पढ़ाने में होशियार थे ही और लैंग्वेज में भी इनकी कमांड हो गई थी, इन्होंने कल्चर भी सीख लिया था ऑलमोस्ट। और जो आपको पता है जो खुफिया एजेंसी जहां भी कब भेजती है तो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके भेजती है। जब वहां पर गए तो इन्होंने वहां पर एक कॉलेज में एडमिशन लिया और लॉ की पढ़ाई भी कंप्लीट की। जब लॉ की पूरी पढ़ाई इन्होंने कंप्लीट की तो उस समय आर्मी में भर्ती निकली हुई थी। जो आर्मी में भर्ती निकली थी तो संयोग से इन्होंने उस आर्मी में भर्ती में इन्होंने अपना फॉर्म फिल किया और फाइनली ये पाकिस्तान आर्मी में सेलेक्ट हो गए। ये रॉ के लिए बड़ी खुशी की बात थी क्योंकि हिंदुस्तान में कोई आदमी जाके और अगर आर्मी में शामिल हो जाए तो आर्मी की इंफॉर्मेशन देना बहुत ही आसान हो जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ रॉ करती है, पूरी दुनिया की जितनी भी खुफिया एजेंसियां होती हैं वो सब अपने देश को सुरक्षित करने के लिए दुश्मन देश की या पड़ोसी देश की इंफॉर्मेशन लेते हैं। ये हर कंट्री करती है। जब ये पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए और मेजर पोस्ट तक गए थे, मेजर पोस्ट जो होती है वहां तक, उसके बाद में वहां की सारी जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपका हिंदुस्तान देना इन्होंने शुरू कर दिया। बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देना शुरू कर दिया। आदरणीय इंदिरा गांधी जो देश की प्रधानमंत्री थी उन्होंने इनको ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। जो सलमान खान की मूवी है एक था टाइगर और टाइगर अभी जिंदा है, वो इन्हीं की स्टोरी से प्रेरित है, आदरणीय रविंद्र कौशिक साहब की। हालांकि फिल्म है तो फिल्म में कई चीजों को यहां वहां दिखाया गया है लेकिन स्टोरी लगभग इन्हीं की दिखाई गई है उसमें।
उसके बाद में इनको ये सब इंफॉर्मेशन दे ही रहे थे। इसी बीच में इनको एक पाकिस्तानी अफसर की एक बेटी से प्यार हो जाता है, उनका नाम था अमानत। तो और आपको पता है कि अगर हिंदुस्तान का कोई एजेंट किसी कंट्री में जाता है तो उसको शादी बिना रॉ की परमिशन का नहीं कर सकता है। उन्होंने वहां से रॉ को मैसेज किया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और एक लड़की है, अगर मैं यहाँ की लड़की से किसी से शादी कर लूंगा तो मुझे पर और भी लोग कोई शक नहीं करेंगे, क्योंकि भाई मैं लोकल यहीं का हूँ पूरा, और अगर पॉसिबल होता तब बताइए। रॉ ने भी हाँ कर दिया और इन्होंने वहां पर फाइनली अमानत नाम की लड़की से शादी कर ली। ये 2-3-4 साल के अंदर सब कुछ हो रहा था। 1981 में 1981 में इनके भाई की शादी हो रही थी गंगानगर में, और ये अपने भाई से बड़ी मोहब्बत करते थे, बड़ा प्यार करते थे। इन्होंने रॉ से गुजारिश की कि मैं चाहता हूं कि मैं अपने भाई की शादी में आऊं। तो शुरू में तो भाई मना कर दिया गया, क्योंकि आपको पता कि जैसे हमारे एजेंट्स दूसरी कंट्री में रहते हैं वैसे उन कंट्री के एजेंट भी हमारे देशों में रहते हैं। तो बात आई कि भाई अगर पाकिस्तान सेना का कोई मेजर हिंदुस्तान आएगा किसी की शादी में तो इन्फॉर्मेशन यहाँ हो जाएगी और निश्चित रूप से खतरनाक होगा, दिक्कत हो जाएगी। फिर भी एडजस्टमेंट किया गया, आपका अरेंजमेंट सारे किए गए, और ये पहले वहां से सऊदी अरब गए। उन्होंने वहां पर छुट्टी मांगी कि जो भी तीर्थ यात्रा होता है इस्लाम का, वहां पर सऊदी अरब से दुबई गए। दुबई के रास्ते के थ्रू ये वापस कहां पर आए, राजस्थान आए भाई के शादी में। इन्होंने भाई की शादी अटेंड की, फिर फाइनली उसी रास्ते से दुबई से सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंच गए। पूरी चीज बिल्कुल क्लियर थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। और एक और चीज, जब ये घर आए थे तो इन्होंने पिताजी को बता दिया कि मैंने दुबई में, झूठ बोला इन्होंने कि मैंने दुबई में एक अमानत नाम की लड़की से शादी कर ली है और मैं बच्चे का पिता भी बनने वाला हूँ, क्योंकि उस टाइम पे जो अमानत है वो गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी। वापस से चले गए पाकिस्तान जाने के बाद वापस जो प्रोसेस था वो चलता रहा, इन्फॉर्मेशन देते रहे, चीजें सही चल रही थी। अब एक चूक हो गई, चूक इनके तरफ से कभी नहीं हुई, इनके तरफ से कभी भी कोई चूक नहीं हुई। एक चूक हो गई हमारे हिंदुस्तान के एक एजेंट से। हिंदुस्तान का एक एजेंट जो पंजाब के रहने वाले थे, उनको भेजा गया पाकिस्तान और उनको यह कहा गया था कि आपको ये एक डॉक्यूमेंट है वो और एक मैसेज आपको इस फलाने एजेंट को देना है। और वो जिस एजेंट को इंफॉर्मेशन देना था वो रविंद्र कौशिक साहब थे, ठीक है, मतलब नबी अहमद साहब थे, इनका वहां पर नाम नबी अहमद शाकिर था। तो वो जो एजेंट था, वो एजेंट को भेजा गया कि आप पाकिस्तान जाएंगे, वहां पर इस जो मेजर हैं इस पोस्ट में हैं नबी अहमद, जो जिनका ओरिजिनल नाम रविंद्र कौशिक है, आपको इनको सारी इंफॉर्मेशन देना है, एक जो भी रही होगी, और ये डॉक्यूमेंट उनको आपको दे देना है। चूक ये हो गई कि ये जो हमारे एजेंट थे, जब ये पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे, इनका नाम था इनायत मशीह, जो हमारे दूसरे एजेंट थे इनायत मशीह। जो इनायत मसीह जब पाकिस्तान में एंट्री कर रहे थे तब इनको पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया। जब पाकिस्तानी आर्मी ने इनको पकड़ लिया तो इनसे पूछताछ की गई तो 3rd डिग्री बहुत चीजें होती हैं पूछताछ के लिए, सिर्फ इतना नहीं कि आपने आमने सामने बैठा के पूछा, बहुत चीजें होती हैं, बड़ी खतरनाक चीजें होती हैं। तो इनको जब बहुत डीप तरीके से पूछा गया और मार कूट 3rd डिग्री बहुत चीजें होती है, करंट देना, बर्फ में लिटाना, खाना ना देना, इतना सारी चीजें होती हैं। तो फाइनली उन्होंने अपना आपा खोया, अपना जो साइलेंस था उसको तोड़ा और उन्होंने सारी इंफॉर्मेशन बता दी कि भाई मैं ऐसा हूं, मैं यहाँ का हूं, मेरा ये नाम है, मैं इस फलाने आदमी को ये इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। पूरा चिट्ठा जो था उन्होंने खोलकर रख दिया, जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। अब जब पाकिस्तानी आर्मी को सब मालूम चला तो उनके मतलब पैरों तले जमीन खिसक गई कि बताओ, पाकिस्तान की आर्मी में मेजर एक पोस्ट में एक व्यक्ति है जो हिंदुस्तानी जासूस है। पाकिस्तानी आर्मी जो थी, जिन्होंने पकड़ा हुआ था इनायत मशीह साहब को, उनसे एक वो किया कि भाई तुम उससे मिलो, जिससे आपको मिलना है आप बिल्कुल उससे मिलिए, जिनको रविंद्र कौशिक, जिनका नाम था नबी अहमद। और आप कहाँ मिलने वाले हैं? तो उन्होंने बताया कि भाई हम लाहौर के जो जिन्ना पार्क है वहां पर हम मिलने वाले हैं, पूरा इस डेट को फिक्स हुआ है। उन्होंने बोला बिल्कुल आप जाइए, मिलिए, क्योंकि वो पूरा षड्यंत्र रचा गया कि कैसे रंगे हाथों पकड़ना है। और ये जो हमारे एजेंट थे इनायत साहब, ये गए पार्क में, वहां पर आपके नबी अहमद साहब मतलब रविंद्र कौशिक साहब आए, मतलब नॉर्मल ऐसे टहलने के नाम पे कि भाई हम किसी को जानते नहीं, बस टहलने इस टाइप का। और जब वो बैठे पार्क में, बस दोनों बात कर ही रहे थे, इन्फॉर्मेशन जो भी हो रही थी, तुरंत पाकिस्तानी आर्मी के सैनिक आए और उन्होंने रविंद्र कौशिक साहब को रंगे हाथों पकड़ लिया। जब रविंद्र कौशिक साहब को रंगे हाथी पकड़ लिया तो बात फिर वही, इनको फाइनली जेल में डाला गया। जेल में डालने के बाद में इनको सारी इंफॉर्मेशन जो भी लेना था, आर्मी ने अपने तरीके अपनाए, 3rd डिग्री, बर्फ में लिटाना, खाना ना देना और लगातार खड़े रहना, 10-10 दिन तक बांध के खड़े कर दिया, आप सो भी ना पाओ, लगातार सिर्फ पानी पिलाना, खाना ना देना, बहुत चीजें होती हैं 3rd डिग्री में। इनके पूरे नाखून उखाड़ दिए गए, है ना, मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या किया गया इनके साथ में। तो
सारी इन्फॉर्मेशन लेना था, लेकिन कमाल की बात है कि इन्होंने एक सिंगल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तानी सेना को नहीं दी। इन्होंने अपनी जबान ही नहीं खोली। मतलब ये होती है देशभक्ति की, इतनी मार खाने के बाद, इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद इन्होंने सिंगल अपना एक जबान भी नहीं खोली। उसके बाद में इन्होंने अपने खत लिखा, खत में इन्होंने भारत सरकार को खत लिखा और अपने घर वालों को खत लिखा, और घर जो खत लिखा इन्होंने उर्दू में लिखा था अपने पिताजी को। और बात यह है कि इनके जो पिताजी थे वो सिर्फ इनके घर में एक ही व्यक्ति था जो उर्दू जानता था। इन्होंने जो घर खत लिखा उर्दू में, तो पिताजी ने जब पढ़ा तो उनका मतलब आपा जो भी आप समझ लें, और वो कहते हैं कि खत पढ़ते ही वो उनको हार्ट अटैक हुआ और वो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए। और वो जो खत था वो उन्होंने रख दिया या गिरा दिया, जो भी हुआ। कुछ दिनों के बाद में वो जो खत था उनके बड़े भाई के हाथ में लगा कि क्या लिखा है इसमें, कहाँ से आया है। तो उन्होंने ढूंढा भाई आसपास कोई उर्दू जानता हो, तो जब कोई एक मिला, उन्होंने पूरा कहानी जब पढ़ी तो उनके भाई भी हक्का बक्का रह गए। उन्होंने घर में बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है और रविंद्र ने हमसे ये बोला था, लेकिन सच्चाई ये है कि भैया इस टाइम पे पाकिस्तान की जेल में हैं और जासूसी के में कैद है, जेल में है, और हमें हमसे कह रहा है कि आप हमारी मदद कीजिए, आप भारत सरकार के पास जाइए, गुजारिश कीजिए और भारत सरकार हमको छुड़वा सकती है, पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जासूसी की दुनिया में ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान की सेना ने किसी 4 पाकिस्तानी एजेंट को पकड़ा और पाकिस्तान की सेना ने 4 हिंदुस्तानी एजेंट को पकड़ा, तो अदला बदली होती है। यह हजारों बार हुआ है, कई बार हुआ है और ये होता है। तो रविंद्र कौशिक साहब को लग रहा था कि हिंदुस्तान की जो सेना है वो इनको, हिंदुस्तान की जो सरकार है इनको बाहर ला देगी जेल से, कोई बड़ी इश्यू नहीं है। तो इनके जो घर वाले थे वो, और उस खत में ये लिखा था कि आप होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से बात कीजिए। रविंद्र कौशिक साहब के जो पिताजी फैमिली मेंबर्स थे, पिताजी तो गुजर चुके थे, वो गए सरकार से, उन्होंने बात की। सरकार अपने लेवल पे जो करना चाह रही थी अंदर ही अंदर बताया, कुछ ऐसी चीजें होती जो बाहर ऊपर नहीं की जाती हैं। उन्होंने अंदर अंदर जो भी प्रोसेस किया होगा, कोशिश की होगी, कितने लेवल पे कोशिश की होगी, क्या किया होगा वो तो सरकार ही जाने, ये कहीं चीजें ऊपर नहीं होती हैं, उन्होंने किया। उसके बाद में हिंदुस्तान के और भी जो एजेंट हैं वो आपका पकड़, भाई लाजमी सी बात है, 1000 एजेंट भेजेंगे तो 2 4 10 15 20 तो पकड़े ही जाते हैं। उनमें से एक एजेंट थे जिनका नाम था कामत राही, वो भी उसी जेल में वो कैद हुए थे और उनको पता चला कि भाई रविंद्र कौशिक मतलब नबी अहमद जो है वो उसी जेल में है। उन्होंने उनसे बात की, बात करने के बाद में उन्होंने नबी अहमद साहब ने, जो रविंद्र कौशिक साहब, उन्होंने सब उस सारी इन्फॉर्मेशन दी कि भाई ऐसा हुआ, ये हुआ, पूरा बताया उन्होंने। और बाद में ये हुआ कि जो कामत राही थे वो रिहा हो गए थे। तो हिंदुस्तान आके उन्होंने पूरी बात बताई थी कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनको खाना नहीं दिया जाता था, नाखून उखाड़ दिए गए थे और बहुत दर्द दिया जा रहा है, प्रताड़ना दी जा रही है। लेकिन कमाल की बात है कि रविंद्र कौशिक साहब ने एक सिंगल इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की आर्मी को नहीं दी है। ये होती है देशभक्ति। और उन्होंने भी गुजारिश की भारत सरकार से कि आप उनको छुड़वाने के लिए कोशिश कीजिए। सरकार ने अपने लेवल पर जो कोशिश की होगी। बाद में जो हमारे रविंद्र कौशिक साहब हैं, जो वहाँ पर पाकिस्तान में नबी अहमद के नाम से गए थे, इनको टीबी बीमारी हो गई थी और ऐसा कहते हैं कि इन्होंने खत अपने घर लिखा था, लगातार खत लिखते रहते थे, लेटर लिखते रहते थे घर। तो उन्होंने ये भी लिखा था कि भाई हिंदुस्तान में टीबी की अच्छी दवाइयाँ होती हैं तो आप मुझे भेज दीजिए। और घर वालों ने टीबी की दवाइयाँ भी इनको पाकिस्तान भेजी थी, पाकिस्तान की जेल में, जो उन तक समय से पहुँच गई थी। केस चल रहा था और केस चलने के बाद में इनको फांसी की सजा सुनाई गई कि इनको फांसी की सजा दी जाएगी। हालांकि कहते हैं कि बाद में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने फांसी की सजा को कैंसिल करके उम्र कैद की सजा कर दी थी। अब इसमें कई लॉजिक निकल के आते हैं, कई लोग कहते हैं कि भारत सरकार के दबाव में ऐसा किया गया था, जो भी था फाइनली इनकी फांसी की सजा को कैंसिल करके उम्र कैद की सजा 25 साल की जो सजा है उनको करार की गई थी, भाई आपको 25 साल की सजा दी जाएगी। अब यहीं पर एक और बात बता दूं कि इनकी जो वाइफ थी अमानत, और वाइफ इनकी जो वाइफ थी उनका एक बेटा था जिसका नाम था अरीब। तो कहते हैं कि सिर्फ एक बार ही इनकी वाइफ इनसे मिलने के लिए आई थी, बस उसके बाद वो कभी इनसे मिलने नहीं आई, क्योंकि इन्होंने अपनी वाइफ को भी कुछ नहीं बताया था, कुछ भी नहीं। क्योंकि आपको पता है जासूसी की दुनिया में ऐसा होता है कि आप डील अग्रीमेंट होता है कि आप किसी को कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करेंगे, यहाँ तक कि अपने माँ बाप, बीवी, बच्चों को भी नहीं। तो जब उनकी बीवी को सब कुछ सच्चाई पता चली तो उनकी बीवी टूट गई, जो भी हुआ, और फाइनली वो दोबारा कभी जिंदगी में रविंद्र कौशिक साहब से मिलने नहीं आई। बाद में रविंद्र कौशिक साहब ने और हिंदुस्तान लेटर्स लिखे, सरकार को लिखे, घर लिखे, और उनकी एक शिकायत रही कि यार मैंने देश के लिए इतना कुछ किया और मैं देशभक्ति के लिए अपना घर द्वार छोड़ के पाकिस्तान आया, पूरी जिंदगी लगा दी मैंने देश के लिए, और मेरा देश ऐसा है जो मुझे छुड़वा भी नहीं पा रहा है मेरी देश की सरकार। और ये उनका दर्द था कि वो कह रहे थे कि ऐसी भी देशभक्ति की क्या सजा कि मतलब मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगा रखी है और सरकार मेरे लिए कुछ कर नहीं रही है। हालांकि ये दर्द उनके दिल में हमेशा रहा, मरते दम तक ये दर्द रहा। उन्होंने कई बार लेटर में इस चीज का जिक्र किया। फाइनली नवंबर 2001 में रविंद्र कौशिक साहब की मृत्यु हो जाती है, और बस एक जो हंसता खेलता इंसान था, जो कमाल का आर्टिस्ट था, कमाल का एक्टर था, कमाल का डेडिकेटेड
इंसान था अपने जॉब के लिए, बहुत बड़ा देशभक्त था। मुझे लगता है इससे बड़ी देशभक्ति की पराकाष्ठा क्या हो सकती है कि आपको जेल में पकड़ लिया गया है और आपको इतनी प्रताड़ना दी जा रही है और अपने एक सिंगल भी इंफॉर्मेशन ऐसी देश के खिलाफ नहीं दी है जो दुश्मन उसका इस्तेमाल कर सके। मुझे लगता है कि हमारे अगर कोई सुई लगा दे हल्की से तो हम तो सब बोल देंगे हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन उनको कितना कुछ किया हो गया होगा। और देशभक्ति देखिए इनकी कि इन्होंने अपने देश से मोहब्बत इतनी थी कि देशभक्ति के लिए इन्होंने अपना घर छोड़ दिया, घर वालों से झूठ बोला, पाकिस्तान चले गए, वहां पर रहने लगे, नौकरी करने लगे। कौन नहीं होता जो चाहे कि देश आए। उनको पकड़ लिया गया, इतना प्रताड़ना दी गई, इतना टॉर्चर किया गया, फिर भी उन्होंने देश के खिलाफ एक सिंगल ना तो वर्ड पाकिस्तानी सेना को बताया, ना कोई इंफॉर्मेशन दी थी। ये होती है देशभक्ति। ये है रविंद्र कौशिक साहब। इसके लिए रविंद्र कौशिक साहब के लिए सरकार ने क्या किया, अंदरूनी बातें होती हैं, सरकार बताएगी तो ना आपको, ना मुझे, ना आपको, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में आएगा, ना कहीं न्यूज़ में आएगा सरकार ने क्या किया होगा। उम्मीद है अच्छा कुछ ही किया होगा। और जासूसी की दुनिया बड़ी अजीब होती है, बहुत ही खतरनाक होती है। मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता कि आपको पैसे के दम पे जाओ करके आ जाओ, नहीं, आपको हर चीज़ चाहिए होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जुनून। अगर आपको देश में सच्ची वाली मोहब्बत है, तगड़ी वाली देश से मोहब्बत है, तगड़ा वाला जुनून है देशभक्ति का, तभी आप जाके चीज़ें कर पाते हैं। सिर्फ पैसे के लालच में कोई नहीं कर पाता है। तो ये है रविंद्र कौशिक साहब। मुझे लगा आपको इन्फॉर्मेशन दूं। बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी है, मोटिवेशनल स्टोरी है। और इससे हमको ये सीखना चाहिए कि भैया ये तो एक रविंद्र कौशिक साहब हैं, ऐसे कितने रविंद्र कौशिक साहब हैं जो दूसरे देशों में, पाकिस्तान क्या दुनिया के और भी देशों में हमारे लिए इन्फॉर्मेशन ला रहे हैं और अपनी जान जो हथेली पे लेके जाते हैं। और उनके साथ अगर वहाँ पर कुछ हो जाता है तो फिर सरकार भी मना कर देती है, भैया हम उनको नहीं जानते। ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है, ऐसा होता है। तो समझ जाइए कि कितना कुछ लोग कर रहे हैं हमारे लिए, तब जाके हम अपने देश के अंदर सुख से चैन से जी पा रहे हैं। ऐसी हजारों स्टोरी है, कभी मौका मिलेगा और भी स्टोरीज बताता चलूंगा। तो ये जो हमारी सीरीज है इतिहास के पन्नों से लगातार हमारी चलती रहेगी। अगर आप सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, कमेंट में अपनी बातों को रखते रहेंगे, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए और किसी व्यक्ति विशेष पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। बस यही है। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, भारत माता।